मिल जाएगी वापस के लिए। रेडी? देखिए, बचपन से हम लोग एक स्लोगन सुनते हैं। क्या है वो स्लोगन? हेल्थ इज वेल्थ, राइट? यस। लेकिन मैं कहूंगा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ सही नहीं है। हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ होता तो कोई भी आदमी पैसा देगा, खर्चा करेगा और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं ऐसी कई बीमारी है, लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद ठीक नहीं होती है। इसलिए हम कहेंगे हेल्थ इज मोर देन वेल्थ। टाइम इज मनी, आप कहोगे यस, मैं अगेन कहूंगा नो। टाइम इज मोर देन मनी। टाइम इज मनी होगा तो क्या होगा? एक बड़ा आदमी पैसा खर्चा करेगा और 18 या 22 साल का हो जाएगा और बाद में कॉलेज में जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि जो समझ उस 18 साल की उम्र में नहीं थी वो 68 साल की उम्र में आ चुकी है। तो इसलिए टाइम इज मनी भी सही नहीं है। गया हुआ वक्त फिर से वापस नहीं आता है। तो ये जो वक्त जो है वही एक जीवन है। हम पैदा होते हैं पहली सांस से और मृत्यु यानी आखिरी सांस है। पहली और आखिरी सांस के बीच का जो समय है उसको हम जीवन कहते हैं। और हम कहते हैं कि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, अच्छा जीवन जीना है, यानी कि जो समय हमें मिला है वो अच्छे से बिताना है। यही है ना इसका मतलब? यस। लेकिन क्या वाकई में हमें मिला हुआ समय को हम अच्छी तरह बिताते हैं या नहीं? एक इंसान जब यंग हो जाता है 22-25 साल की उम्र में, उसके माइंड में एक बहुत बड़ी कल्पना होती है। क्या है वो कल्पना? कि मुझे खूब पैसा कमाना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। और उस पैसे कमाने को हम कहेंगे धनसुख भाई की दौड़। धनसुख भाई बैठे हैं यहां पर, धनसुख भाई। फिर क्या होता है? जोश है जीवन जीने का ना, तो आएगा मनसुख भाई। खाओ पियो मजा करो घूमो फिरो, यानी मनसुख भाई। तो ये धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में ये बेचारे तनसुख भाई यानी कि शरीर, ये एकदम चक्की की तरह पिस जाता है। तो ये दौड़ में इंसान ऐसे फंसता है कि कब 22 साल की उम्र से 50 साल का हो गया उसे पता नहीं चलता है। और तब तक 2-3 बीमारी उसके शरीर में घुस चुकी होती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, या कुछ न कुछ 1-2 बीमारी घुस जाती है। कुछ लोगों का देखा घुटना घिस गया है, कुछ लोगों का कुछ हो गया है। तो जो लोग 60-65 साल की उम्र में घुटना खराब हो गया, चल नहीं सकते, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी को बाईपास हो गया, क्या 22 साल की उम्र में यही कल्पना की थी उस 68 साल के या 50 साल के आदमी ने? कभी नहीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके घुटने घिस जाएंगे, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको बाईपास करना पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा था? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। पैसा चाहिए धनसुख भाई, तो उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। मनसुख भाई के लिए भी इधर उधर जा रहे हैं पैसा खर्चा करके, लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करते नहीं है। जिसके लिए कुछ करते नहीं है और उसके अच्छे रहने की उम्मीद करते हैं, तो उम्मीद करने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। नो डाउट उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद को पूरी करने के लिए मेहनत लगती है। और मेहनत क्या है वही हमें आज समझना है। तो ये तनसुख भाई जो है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन तनसुख भाई के लिए कुछ करने की बारी आती है तो हमारे पास एक चौथा इंसान भी है। धनसुख भाई, मनसुख भाई, तनसुख भाई, 3 इंसान हो गए। चौथा इंसान कौन है? चौथा इंसान एक वकील है हमारे पास, और उस वकील का नाम है मनहर लाल। अगर शरीर के लिए कुछ करने की बात आती है तो मनहर लाल कुछ करने नहीं देता है, वो हमेशा रुकावट डालता है। क्यों रुकावट डालता है? क्योंकि माया देवी आज भी काम कर रही है, जिसको हम कर्म कहते हैं। मुकद्दर में लिखा होगा तो ही इंसान शरीर के लिए कुछ कर पाएगा। यहाँ बैठे हुए हर इंसान को पता है कि हेल्थ के लिए वॉकिंग अच्छा है, जॉगिंग अच्छा है, प्राणायाम अच्छा है, हेल्दी फूड अच्छा है, फिर भी हमें खाना है पाव भाजी, बर्गर, पिज़्ज़ा।
व्यायाम करना अच्छा है, लेकिन हमें सुबह लेट तक सोना है। हम क्या सोचते हैं, कल करेंगे, कल 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 के चक्कर में कल आज हो गया, आज फिर सोचते कल करेंगे। इस तरह कब बचपन से 55 के हो गए पता नहीं चला, और टोटल करने पे पता चलता है पाया कुछ नहीं, खोया ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जो खो दिया वो खो दिया, लेकिन अब जो बचा है उसको नहीं खोना है। तो उसको नहीं खोना है तो उसको बचाना है, और वही हमारी जिंदगी का एम होना चाहिए। उसी को हम सफल जीवन कहेंगे। यानी जो आयुष्य हमारे हाथ में आज है, उस आयुष्य को हम आज से निश्चित करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ये जिंदगी जीने के लिए इस तनसुख भाई को समझना है, तो हम ये देखेंगे कि ये तनसुख भाई बने कैसे हैं। ये तनसुख भाई बने हैं 60 ट्रिलियन सेल्स से। 60 ट्रिलियन सेल्स, सेल्स हेल्दी तो हमारा शरीर हेल्दी, सेल्स बीमार तो हमारी बॉडी बीमार। हम देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू इतने लोग बीमार है कि आपको सरप्राइज होगी। हर आदमी छोटी मोटी बीमारी से जरूर बीमार है, भले वो कहलाता हो हेल्दी, लेकिन हेल्दी है नहीं। कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे पास एनर्जी के 8 सोर्स है। हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी इस दुनिया में सब कुछ है, जिसको शक्ति कहते हैं। हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन की फॉर्मूला E=mc²। यानी कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहती है, उसका स्टॉक कभी खत्म नहीं होता, उसका स्वरूप बदलते रहता है। तो हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन होना चाहिए। ये एनर्जी लेवल मेंटेन होता है किस चीज़ से? फूड से, यानी कि खाने से। तो खाने से होता है। तो आज हम जो खाना खा रहे हैं वो सेफ नहीं है, कहीं ना कहीं केमिकल है, कुछ ना कुछ है। ऊपर से हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। हिंदी का शब्द खाना कितना बढ़िया है, खा ना, लेकिन होता क्या है? खा खा, जिसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम आता है। हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है, उसमें आप लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे खाना, बैठना, कितनी देर बैठोगे? चलना, देखना, उठना, दौड़ना, कूदना, मरना। इसलिए कोई मरने के लिए मत जाना, क्योंकि ना लगा हुआ है, बैलेंस चाहिए। तो खाना पोल्यूटेड है। उसके बाद हम हवा की बात करें तो एयर पोल्यूशन, धुआं बहुत है। फिर पानी, पानी जो है हमें सही नहीं मिलता है। इसके अलावा एनर्जी का चौथा सोर्स है सूरज की रोशनी, यानी कि FIR रेज। सुबह में और शाम को 1-1 घंटा ये रेज निकलते हैं। जिस वक्त वो निकलते हैं उस वक्त हम नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुबह बिस्तर में और शाम को दफ्तर में होते हैं, इसलिए हम निकल नहीं पाते हैं। तो ये हो गया एनर्जी का चौथा सोर्स। 5वां सोर्स है जमीन में से एक ऊर्जा निकलती है, जमीन की ताकत, वो हमारे बॉडी में एंटर होती है। लेकिन आज हमने जमीन को कपड़े पहना दिए हैं, मुकुट पहना दिया है, यानी बिल्डिंग, कपड़े पहना दिए यानी रोड बना दिए, जमीन को हमने कोटिंग कर दिया है। कोटिंग की वजह से अंदर से जो एनर्जी का सोर्स आता है वो हमारे बॉडी में एंटर नहीं हो पा रहा है। तो ये एनर्जी के 5 सोर्स में मैक्सिमम लोग फेल हो चुके हैं। अब क्या है? छठा है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? आप कहोगे हमें पता है, स्ट्रेस यानी टेंशन। नहीं, स्ट्रेस यानी टेंशन नहीं है। टेंशन के लिए एक कारण होता है कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख अटका है तो टेंशन है, पैसा आ गया तो टेंशन खत्म। लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई कारण नहीं होता है। बिना कारण का जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आप एक 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते हो। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन फिर पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन अब बीच में से लिफ्ट नीचे जा रही है। आपके अंदर एक हलचल होती है, इम्पेशंस हो जाते हो, सादी भाषा में कहो तो आप दुखी हो जाते हो। फिर लिफ्ट मिल गई, आप नीचे गए, आपके पास गाड़ी नहीं, आप रिक्शा को हाथ बताते हो, उसने मना कर दिया, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप इम्पेशंस हो जाते हो। फिर क्या होता है? रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल। मीटर घूम रहा है, लेफ्ट साइड में लगा है इसलिए हलचल। फिर स्टेशन पहुंच गए और आपको जल्दी जाना है ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर। आपने रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा वापस नहीं दे रहा इसलिए हलचल। फिर आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो रेलवे का ब्रिज चढ़ रहे हो, तो आपने देखा बहुत सारी भीड़ है आगे,
आप क्या सोचते हो, कैसे लोगे, चलना तक नहीं आता, जैसे कि आपको अकेले को ही चलना आता है। लेकिन समझदारी की बात यह है कि आपके पीछे वाला भी आपके बारे में यही सोच रहा है। तो हलचल, हमारे शरीर में टॉप टू बॉटम एक धारा चलती है। अभी मैं यहां खड़ा हूं, उस धारा को मेंटेन नहीं करूंगा तो मैं भी स्ट्रेस में आ जाऊंगा। मैं आपके सामने बिना स्ट्रेस इजीली बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्ट्रेस का कंसेप्ट मुझे मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने इसको फॉलो करना है। तो अंदर एक धारा चल रही है टॉप टू बॉटम, उस धारा को मेंटेन करना है। अगर उस धारा को आप टूटने नहीं देंगे तो वो धारा धारा नहीं रहकर राधा बन जाएगी। यानी कि रियली आपको मजा आएगी। तो ये छठा एनर्जी का सोर्स आपके हाथ में है, जितना हो सकता है ले लो हाथ में, बहुत बड़ी चीज है। नेक्स्ट सातवां एनर्जी सोर्स है साउंड स्लिप। एक बच्चा क्यों ताजा होता है? क्योंकि जब चाहे सो जाता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हाथ में होता है तो भी हमारे हाथ से बात निकल जाती है। नींद का वक्त है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, नींद का वक्त है, टीवी देख रहे हैं, नींद का वक्त है, दोस्तों से गप्पे मार रहे, नींद का वक्त है, नाइट शो देखने जा रहे हैं, तो हम साउंड स्लिप नहीं लेते हैं। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कसरत करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह से रात तक बैठना है उनको, रिक्शा में बैठे या कार में बैठे, ऑफिस में गए, ऑफिस में बैठे, शायद ही कुछ कदम चलते होंगे। कसरत करने से सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे सेल्स में पोषण तब पहुंचेगा जब सर्कुलेशन ठीक होगा। हमारे सेल्स को 4 चीज चाहिए, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इंसुलिन और पोषक तत्व। ये 4 चीज कहां से मिलती है? ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, इंसुलिन पेनक्रियास के थ्रू ब्लड में मिक्स होता है, ग्लूकोज और पोषक तत्व इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और सर्कुलेशन सिस्टम के जरिए शरीर के हर सेल्स में ये पहुंचाया जाता है। सेल्स उसको यूज करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, निकलता है। लेकिन पोषण मिलना चाहिए, सर्कुलेशन फास्ट होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी फास्ट निकलता है और इस तरह हमारे सेल्स हेल्दी रहते हैं। लेकिन हम लोग शायद ही कसरत करते हैं। यहाँ बहुत लोग ऐसे हो गए जिसने शायद ही इतना ऊपर हाथ उठाया हो कभी पिछले 2-3 महीने में एक बार भी। आपने देखा होगा मंकी, कहते हैं ना कि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो भी गुलाट मारना नहीं भूलता। मंकी के लिए कहते हैं ना, लेकिन इंसान के लिए भी कहते हैं। लेकिन ऐसा इंसान के लिए हम तब कह पाएंगे कि जब वो हाथ ऊपर रखेगा ना, ऐसा मैं कहता हूं कभी टीवी देखना हो ना, आप ऐसा हाथ ऊपर करके बैठिए, बाजू वाले को देखने दो, वो उसके बाजू वाले को कहेगा कि अपने बाजू वाला पागल हो गया है। लेकिन आप करके देखो, आप क्या महसूस करते हो, आपको सरप्राइज होगा। टेक्निक बहुत सिंपल है, लेकिन हम कभी हाथ ऊपर नहीं करते और बंदर हमेशा लटका ही रहता है ऐसा। इसलिए कितना भी बुढ़ा बंदर है वो गुलाट मार सकता है। आपको गुलाट मारनी है तो समझ लो, टेक्निक बता दी है मैंने, फॉलो करना आपका काम है। तो इस तरह एनर्जी के 8 सोर्स से कहीं ना कहीं हम इसमें हमारी बहुत सारी मिस्टेक की वजह से डिसीज होती है। अब हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के टाइप्स कितने हैं? तो 5 प्रकार की हेल्थ होती है। फर्स्ट हेल्थ है फिजिकल हेल्थ। आपका आकार प्रकार भी उस हेल्थ में काउंट होता है। अगर आप आपके हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट नहीं है तो वो भी एक बीमारी है। वेट कितना होना चाहिए? हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करिए, उतना वेट है तो आप परफेक्ट हो। हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके -100 करना है, वो आपका आइडियल वेट होना चाहिए। तो आपका आकार प्रकार, इसके अलावा आपकी इंटरनल हेल्थ काउंट होती है जिसको कहेंगे फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमने देखा कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लोग बीमार है। सेकेंड हेल्थ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बीमारी के लिए कहीं ना कहीं मन का एक हिस्सा जवाबदार है। इसलिए जो भी बीमारी होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक यानी मनो शरीर। हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम मन भी है, शरीर भी है। इसलिए जो बीमारी होती है ऑल साइकोसोमेटिक डिसीज। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आदमी अगर 50 किलो सिर पे उठा के चल सकता है, लेकिन हम लोग क्या करें, उसके सिर पे 200 किलो रख देंगे तो क्या होगा? वो बैठ जाएगा। तो जिस इंसान को पैरालाइज होता है उसके सिर पे बोझा होता है। आप बोलोगे ये बात हमारी समझ में नहीं आई, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा।
एक आदमी 62 या 3 ईयर का होगा, मेरे पास आया। उसको मेरे पास आने के 2-2.5 साल पहले पैरालाइज हुआ था। तो मैंने कहा जरूर आपके सिर पे कोई बोझा है। बोला नहीं नहीं, मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी उसको खा सकती है। बोला कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी बार तीसरी बार आया तो उसके दिमाग का एनालिसिस मुझे मिल गया कि उसका पहला लड़का 42 ईयर का, उस वक्त 42 ईयर का था जब मेरे पास वो आए थे, पैरालाइज हुआ तब वो 2 साल छोटा होगा। पहला लड़का 42 ईयर का कुछ नहीं करता था, दूसरा लड़का उससे 2 साल छोटा, वो भी कुछ नहीं करता था। तीसरे लड़के ने मेरे पास जब वो पेशेंट आया था उसी वक्त बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। ये क्या है? 3 बोझा। माँ बाप के पास कितने भी पैसे हो, लेकिन अगर बच्चा कमाता नहीं है तो वो उसके लिए डेफिनेटली बोझा है। माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है। ऐसी कंडीशन में आदमी बैठ जाएगा, यानी सिर पे वजन ज्यादा रखा बैठ गया। ये बोझे के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर फियर कंसेप्ट है उसका घुटना घिस जाता है। जिसके अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और साइकोलॉजी इनसिक्योरिटी है कि आज मेरे पास पैसा है कल नहीं रहा तो, और जिसके पास है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और नहीं है उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, उसको होता है कमर का प्रॉब्लम। कमर टूट गई, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजी कारण जवाबदार होता है ऑलवेज। इसलिए हम उस मेंटल हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि WHO ने डिफाइन किया है, क्या है? WHO ने डिफाइन किया है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैरली अ डिजीज। कोई भी डॉक्टर कोई भी इंसान की मेंटल हेल्थ के बारे में जरा भी नहीं सोचता है। वो कोशिश ये करता है कि इस तरह मैं इसको इस बीमारी की दवाई दूं, और दवाई देने की कोशिश की जाती है। तीसरी हेल्थ है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ क्या है? यहां जो इकट्ठे हुए हैं ना, ये सोशल हेल्थ है। जब इंसान रैशनल एनिमल है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको कंपनी चाहिए, उसको ग्रुप चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। जीने की मजा उसको आती है जो ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व है। जीने की मजा उसे आती है जो ज्यादा लोगों में इन्वॉल्व है। ग्रुप ज्यादा है उसको मजा आती है, जिसको सोशल हेल्थ कहते हैं। तो सोशल हेल्थ जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल हेल्थ 2 ही इंसान को मिल सकती है। एक तो जिसके पास पैसा बहुत है, लोग उसको सलाम मारते हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, जिसके पास पैसा बहुत है लोग उसको सलाम मारते हैं, या जिसके पास ज्ञान बहुत है उसको सलाम मारते हैं। ये दोनों चीज नहीं है तो किस तरह आपको सोशल हेल्थ मिले? उसके कुछ प्रिंसिपल है जो मैं आगे बताऊंगा, सेकंड सेशन में बताऊंगा। चौथी हेल्थ है फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमने कौन सी हेल्थ देखी? 4 प्रकार की हेल्थ: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। तो आप ये सोचते होंगे जिस खुश नसीब के पास ये चारों चीज होगी तो डेफिनेटली वो बड़ा खुश नसीब इंसान होगा। लेकिन मैं ऐसे खुश नसीब इंसान को जानता हूं जिसके बैंक बैलेंस का माप तोल करना बड़ा मुश्किल है, खानदानी बिजनेस है, 2 जनरेशन का बहुत पैसा है, फिजिकली हेल्दी है, मेंटली सोशली पैसा है, इसलिए फाइनेंशियली उस इंसान को डिप्रेशन हो गया। एक इंसान को कामयाबी जब मिलती है, चारों चीज मिल जाती है, तो उसके साथ 4 घटना घटित हो सकती है। या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, या वो स्त्री के पीछे जाएगा, या वो शराब के पीछे जाएगा, या वो जुआ के पीछे जाएगा। इसीलिए कहावत क्या है? आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है। इसलिए जिंदगी अच्छी तब कहलाएगी ये 4 चीज में फंसे बिना। अगर आपको आगे निकलना है तो उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल हेल्थ, जिसको 5वीं हेल्थ कहते हैं। स्पिरिचुअल राह पे चल रहे हो इसलिए सुखी हो, और पहुंच जाओगे तो दुखी नहीं होना है। तो इस तरह 5 हेल्थ में हमने इसमें से क्या पाने की कोशिश की? हमने अपनी जिंदगी में एक ही कोशिश की, और वो कोशिश हमारी क्या है? ओनली फाइनेंशियल हेल्थ। ओनली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमने कोशिश की। हमने बाकी 4 चीजों के लिए जिंदगी में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा पहली सांस से जो जिंदगी मिली है, आखिरी सांस से जिंदगी खत्म होने वाली है, वो जिंदगी सक्सेसफुल नहीं रहेगी।
अगर उस जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये पांचों चीजों को पाने की कोशिश करनी है, और पाना है इसको, और पाएंगे तो ही जिंदगी कामयाब बनेगी, नहीं तो ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस बॉडी पे आ जाते हैं। हमने देखा कि ये शरीर सेल्स से बना है, सेल्स की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम देखेंगे ये शरीर कैसे बना है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का सिंगल सेल से विकास होना शुरू होता है, और 9 मंथ के बाद एक पूरा बच्चा बनता है, और जब वो पैदा होता है और पहली बार सांस लेता है, जिंदगी शुरू होती है, तो कुदरत ने उसके लिए खुराक रखा है। माँ के स्तन में दूध रखा है और वो दूध पीता है। माँ जब उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, ये पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। ये दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या है ताकत? ये दूध ही आपकी जिंदगी बनाने वाला है। ये दूध जब प्रॉपर मिलता है तो बच्चे को उसमें से 90 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 90 घटक मिलते हैं, जिससे ये शरीर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 इंग्रेडिएंट में से कोई इंग्रेडिएंट घटने लगता है उम्र की प्रक्रिया के साथ या उम्र के पहले, तो बीमारियां शुरू होती है। तो साइंस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये 90 इंग्रेडिएंट वापस इंसान को कहां से मिलेंगे। तो खोजते 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 ये पता चल गया कि ये मिलेंगे काउ कोलोस्ट्रम से। काउ कोलोस्ट्रम यानी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन दूध देती है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। उस दूध के अंदर यानी कि काउ कोलोस्ट्रम में और ह्यूमन कोलोस्ट्रम में बिल्कुल सिमिलरिटी है, वही 90 के 90 घटक काउ कोलोस्ट्रम में है और 4 गुना पावरफुल है। मजेदार बात है, 4 गुना पावरफुल है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विद्या है। चरक और श्रीसुद्ध में इसका वर्णन है, जिसको आयुर्वेद ने गो पीयूष कहा है, आयुर्वेद में है। खजुराहो की गुफा में एक ऐसा दृश्य है कि एक बच्चे को पैर में जख्म होता है और माँ अपने स्तन से उसके पैर पे दूध डाल रही है। ये खजुराहो की गुफा भी 2-2,500 साल पुरानी होगी, वहां पे भी ऐसा सीन है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा है। लेकिन हम अगर 70-80 साल पहले की बात करें तो वेस्टर्न कंट्री के कुछ डॉक्टर भी इसका उपयोग करते थे। जब वैक्सीन की खोज नहीं हुई थी तो एज अ वैक्सीन इस कोलोस्ट्रम का उपयोग करते थे। बाद में वैक्सीन की खोज हुई, तब तक यही उपयोग में आता था, लेकिन इसके ऊपर उस समय ज़्यादा संशोधन नहीं हुआ जो अभी पिछले कुछ समय से हुआ है। तो इसमें वही 90 इंग्रेडिएंट है। ये 90 इंग्रेडिएंट है तो ये कैसे काम करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिवाइड हुई है डिफरेंट सिस्टम में। क्या है सिस्टम? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं शरीर। क्या है सिस्टम? तो बात करेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम। उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी का डॉक्टर। अब ऑर्थोपेडिक में अगर हम बात करें तो शायद कोई बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है। हम बात करते हैं हील में होता है, इस पर इलाज नहीं है। थोड़ा ऊपर जाएंगे, घुटने में आर्थराइटिस नो क्योर, हिप बोल में एविस्कुलर नेक्रोसिस नो क्योर। थोड़ा ऊपर जाएंगे, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन नो क्योर। सेम बीमारी गर्दन में होती है, नो क्योर। फ्रोजन शोल्डर, तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, नो क्योर। टेनिस एल्बो, कार्पेल टनल ऑपरेशन करना पड़ता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमनली दिखने वाली बीमारी। ये कोई भी बीमारी के लिए रियल में दवाई नहीं है और सबसे ज्यादा बीमारी हड्डियों की है। अब कोलोस्ट्रम के अंदर ऐसा क्या है कि हड्डियों की बीमारी को ठीक कर देता है? आपने देखा होगा एक 90 साल का इंसान भी ठीक रहता है, लेकिन ऐसा इंसान कम मिलेगा। कोई 70 साल में भी फिट है, कम मिलेंगे, क्योंकि माँ के दूध में से जो 90 इंग्रेडिएंट मिले थे उसके खत्म नहीं हुए। लेकिन जनरली देखा गया 1 से 35 साल को ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, डेवलपमेंट। 35 के बाद रिवर्स शुरू होता है। तो जब इसके अंदर है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, एक तत्व है। अगर ये कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर खत्म हो गया तो धीरे 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 क्या होगा?
कि जो जॉइंट वीक होगा वहां की गादी खत्म होनी शुरू होगी। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नया कार्टिलेज बनाता है। हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है कि हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। आप वही नहीं हो जो पैदा हुए, सिवाय के कुछ सेल्स न्यूरॉन्स वगैरह को छोड़कर ये नए बनते रहते हैं। उसमें से कार्टिलेज भी वैसे है कि उसको मेंटेन रखना है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होते गए। तो आज तक साइंस कहता था कि 4 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, लंग सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स और नर्वस सिस्टम के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन आज तक की ये साइंस की खोज अब समाप्त हो चुकी है। अब साइंस ने नई खोज की कि ये 4 प्रकार के सेल्स वापस बन सकते हैं। और किस चीज से बनेंगे? कोलोस्ट्रॉम से, और या तो स्टेम सेल से। अभी स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उस वक्त जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके रखना है, और 51,000 लगता है 21 ईयर के लिए। अब क्या आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी लैंसेट और पबमेड में कही गई है, वो है कोलोस्ट्रॉम। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई एमडी डॉक्टर को कहोगे कि लैंसेट एंड पबमेड में इसका ऐसा रेफरेंस है, तो कहेगा ये दवाई मेरे को दे दो और मेरे पेशेंट को दे दो, मैं इसको लेना चाहूंगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस है। इसके अंदर जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज को बनाता है, हेल्दी रखता है और रीजनरेट करता है। इसलिए इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट के लिए। इसके अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिससे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं और न्यूरॉन्स हेल्दी बनते हैं। हमारी नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होती है, CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सारा खेल है इस बॉडी के अंदर, जिसको हम कहेंगे नेटवर्क। नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीज के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन कहते हैं। लेकिन शायद आपको एक बात कहूंगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बीमारी का इलाज नहीं है। मोटर न्यूरॉन नो क्योर, मोटर न्यूरॉन, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेरेबेलम एट्रोफी, अल्जाइमर डिसीज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीमारी न्यूरॉन्स में खराबी आने से होती है। आज तक का साइंस का रिकॉर्ड ये है कि इसको फिर से रीजनरेट करने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए कोई दवाई नहीं थी। लेकिन अब कोलेस्ट्रॉम आ गया है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिसके थ्रू ये काम हो सकता है और होता है। इसलिए ये अति सही उपयोगी है। हम लोग कहेंगे कि ये समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, और वो क्रांति है कोलेस्ट्रॉम। क्योंकि कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा तत्व है जो गाय के दूध से मिलता है। कौन सा दूध? गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में यहाँ जो इम्यूरिच कैप्सूल अवेलेबल है वो पहले 16 घंटे के दूध से बनी हुई है, 16 घंटे के दूध से। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसमें जो 90 इंग्रेडिएंट है, जिसमें से 2 की हमने बात की, ये 90 इंग्रेडिएंट ना कोई फ्रूट में है, ना कोई जड़ी बूटी में है, ना कोई खाने वाली चीज में है, और ना ही कोई एलोपैथी की दवाई में है। ये इस पृथ्वी पे ओनली एंड ओनली काउ कोलेस्ट्रॉम में है। इसका दूसरा कोई ऑप्शन इस पृथ्वी पर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? तो कोलेस्ट्रॉम का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसलिए ये बॉडी में जाकर इंसुलिन जैसा काम करता है, और इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और दूसरे ग्रोथ फैक्टर होने के कारण ये पैनक्रियास के सेल्स को रिपेयर करता है। अब हम लोग बात करें पैनक्रियास की। पैनक्रियास के बीटा सेल की 3 कंडीशन होती है डायबिटीज में। एक कंडीशन ये है कि कुछ सेल्स डेड हो गए, कुछ सेल्स अनहेल्दी हो गए और कुछ सेल्स हेल्दी है। होता क्या है? इंसुलिन कम पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है? गोली खानी पड़ती है या इंसुलिन लेना पड़ता है। ये क्या करेगा? अनहेल्दी सेल्स को तुरंत हेल्दी बना देगा, हेल्दी सेल्स को और हेल्दी बनाएगा, तो नेचुरली इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लॉन्ग रन में आगे चल के नए सेल्स रीजनरेट हो गए। ये रीजनरेट हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के साइंटिस्टों ने करोड़ों रुपया लगाकर, करोड़ों डॉलर लगाकर रिसर्च किया है। उस रिसर्च का रेफरेंस लैंसेट एंड पबमेड में है, इसलिए मैं कह रहा हूं, यानी कि ये लैब में प्रूव हुआ है। देखिए, एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मुझे फायदा है, तो उस फायदे को
मान्यता नहीं दी जाती है। फायदे का मतलब आपके पास पेपर पे क्या है, इस आदमी का पहले का रिपोर्ट क्या है, अभी का रिपोर्ट क्या है। तो यहां पर धन्वंतरी के जरिए जो प्रोडक्ट इम्यूरिच मिल रहा है, यहाँ डॉक्टर रमेश पाटिल ने अपने खुद के हॉस्पिटल में, इसके अलावा और 12-13 हॉस्पिटल में इस प्रोडक्ट की डिफरेंट डिसीज पे R&D की हुई है, यानी कि क्लिनिकल रिपोर्ट को मान्यता दी जाती है। क्लिनिकल रिपोर्ट से ही प्रूव होता है कि प्रोडक्ट काम करता है। बातें करने से नहीं, 4 आदमी बोलेगा उससे नहीं होता है। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन है, इंटरफेरॉन है, ट्रांसफर फैक्टर है। ये एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल है। अभी हम लोग बात करेंगे वायरस की बात करेंगे तो डेफिनेटली लुईस पास्चर को याद करना पड़ेगा। लुईस पास्चर वो इंसान है जिसने इस दुनिया में क्रांति कर दी, लेकिन उसकी क्रांति ये नहीं थी जहां आज हम खड़े थे, उसकी क्रांति दूसरी थी। उस क्रांति को हम कभी समझ नहीं पाए, तो हम फिर से लुईस पास्चर को एक बार समझेंगे, लोगों ने क्या समझा है और वो क्या समझाना चाहते थे। इस 2 बात को आज हमने क्लियर करनी है। लुईस पास्चर ने जंप थियरी ढूंढी और इंसान जंप्स के पीछे दौड़ने लगा, तो जंप्स और आगे दौड़ने लगा। ऐसे करते करते स्ट्रॉन्ग जंप्स पैदा हुए। कैसे हुए कि जब आप मच्छर भगाने के लिए एक जेटमेट लगाते हो, मच्छर भागता है, कुछ समय के बाद बची हुई जनरेशन पे असर नहीं होती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन एकदम मजे लेती है उसमें, नो प्रॉब्लम, घूमो फिरो काटो सबको। फिर क्या करते, अभी गोल्ड लेके आओ, सिल्वर लेके आओ, डबल एक्शन लेके आओ, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो आगे चल के मच्छर और स्ट्रॉन्ग पैदा होते, नेक्स्ट जनरेशन जो बच जाएगी। खेतों के अंदर कीड़े मारने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं। ये केमिकल धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। इसी तरह जैसे जैसे एंटीबायोटिक खोजी गई, वैसे वैसे नए हाइब्रिड वायरस आते गए, और आज हम उस मुकाम पे है जहां H1N1 नहीं, H1N5 आ गया है। H1N5 12 घंटे का टाइम देता है इंसान को। H1N1 तो 15 दिन या महीने का समय देता है, बचना है तो टाइम है। यहां तो बचना है तो नो टाइम, यहां तो सीधी जाने की बात है, रुकने का नहीं, सीधा निकल जाने का, ऐसी बात है यहां पर। तो आप सरप्राइज मत करिए, ऐसा होते रहेगा, होने वाला है। WHO ने बताया कि हर तीसरे इंसान को स्वाइन फ्लू हो सकता है। ठंडी के मौसम में स्वाइन फ्लू बढ़ता है। आपने शुरुआत में एक न्यूज देखा, 8 चैनल ने इसको नोट किया है कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। ये टाइटल था उस न्यूज का। ऐसा क्यों कहा गया है? लेकिन फिर लुईस पास्चर को समझना अधूरा रहेगा, हम उसको पूरा समझेंगे। लुईस पास्चर ने कहा था, वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। कौन सा एनवायरमेंट है वो? ये एनवायरमेंट नहीं, उसने बात कही थी बॉडी के एनवायरमेंट के बारे में। क्या है वो एनवायरमेंट? उसके लिए हमको बॉडी का पीएच समझना पड़ेगा। हमारे बॉडी का आर्टेरियल पीएच जो है 7.34 टू 7.44 के बीच होना चाहिए। हम लोग एक राउंड फिगर लेते हैं 7.40, बराबर। इसका मतलब क्या है? हमारा बॉडी का ब्लड अल्कलाइन है। ये 7.40 का 7.14 हो जाता है तो पेशेंट कोमा में जाता है, उसको कहते हैं एसिडोसिस। कोमा का ये एक कारण है, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं, ये भी एक कारण है। और जब pH 7 हो जाता है आर्टेरियल का तो उसको कहते हैं डेथ। तो इसका मतलब कि हमारा ब्लड अल्कलाइन है। अब हम क्या करते हैं, जो भी फूड खाते हैं सब एसिडिक होता है, जिससे एसिड लेवल बढ़ता है जिससे एसिड लेवल बढ़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में फ्रिज है, आप क्या करो, फ्रिज को सील कर दो एयर टाइट एंड स्विच ऑफ कर दो। 4 हफ्ते के बाद जब आप फ्रिज को खोलते हैं तो बहुत स्मेल आती है। ये स्मेल कहां से आई? ये स्मेल है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कहां से आए? बैक्टीरिया अंदर थे, बैक्टीरिया अंदर थे, एनवायरमेंट चेंज हुआ, एनवायरमेंट चेंज होने से हुआ। इसीलिए क्या है रियल थियरी? बॉडी का एसिडिक एनवायरमेंट
गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया। तो इसका मतलब कि हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट हमने अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो पहले हम देखेंगे खाना, थोड़ी देर पहले देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं वो सारा एसिडिक होता है, एक बार मान लो, बाद में कहूंगा आगे। तो एसिडिक फूड खाने की वजह से हमारे शरीर में एसिड लेवल बढ़ता है। कुदरत ने एक ऐसी अद्भुत रचना की है, शायद ये रचना न की होती तो इंसान का क्या होता। क्या अद्भुत रचना है कि ब्लड अपना पीएच 7.4 मेंटेन करता है। वो मेंटेन करने के लिए सेल्स के पास अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स बोलता है अब मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा। उस समय बॉडी में एक अद्भुत घटना घटित होती है, वो घटना है फैट सेल। फैट सेल बनते हैं और वो एसिड को स्टोर करते हैं। अगर फैट सेल एसिड को स्टोर नहीं करेगा तो एसिड का दूसरा स्वरूप, एसिड भगवान जैसा, उसका मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है, अनेक स्वरूप में वो प्रकट होता है। पहला प्रकट स्वरूप उसका है साक्षात, वो है फैट सेल। अगर पेट निकल रहा है, चर्बी है, तो वो एसिड है। आप देखो जिम्नेशियम में लोग जा रहे हैं, 2-2 घंटा व्यायाम करते हैं, एक कैलोरी कैटलॉग दिया है, 1200 कैलोरी से ज्यादा खाने का नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे, वजन नहीं घटता। क्योंकि एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड बनता है और 1200 कैलोरी एसिडिक फूड खाया तो नेचुरली ये वेट मेंटेन रहेगा, घटेगा नहीं, उल्टा बढ़ सकता है। और घट गया तो भारी पेमेंट करना पड़ेगा, अंदर कुछ डैमेज होगा, क्योंकि एसिड का मैनिफेस्टेशन कहीं होना है। तो एसिड का दूसरा मैनिफेस्टेशन क्या है? हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार आना, चेस्ट में बर्निंग होना, हैवीनेस लगना, इसको कहेंगे अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एसिडिटी। लेकिन स्टमक के बाद डियोडेनम टू एनस, उसको कहेंगे लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर वो एसिड स्टमक से निकलकर डियोडेनम से लेकर इंटेस्टाइन में गया तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन क्या है? एसिडिटी है। पाइल्स क्या है? एसिडिटी है। अल्सर होता है, वो भी एसिडिटी है। और वेरिकोज वेन भी एसिडिटी है, लो बीपी भी एसिडिटी है। अगर ये एसिड स्किन पे अटैक करेगा, स्किन खराब होती है, स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने लगते हैं। तो एसिड का मैनिफेस्टेशन अनेक स्वरूप में होता है और हमारा सारा फूड एसिडिक होता है। तो हमें क्या चाहिए? अल्कलाइन फूड। ऑल नेचुरल फूड अल्कलाइन होता है, ऑल कुक फूड एसिडिक होता है। उसमें भी जो कुक फूड जिसको हम हीटिंग प्रोसेस बार बार करते हैं या ओवर कुक करते हैं वो टोटली एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल गुजरातियों का प्रिय खुराक खाकरा। खाकरा क्या है? रोटी मरती है तो खाकरा पैदा होता है, क्योंकि पोटली से घुमाते रहना है। अगर आप थोड़ा सा रुक गए तो क्या होता है? रोटी जल जाती है, राख बन जाती है। इसलिए खाकरा का उल्टा है राख खा। खाकरा इज हाईली एसिडिक, इसलिए खाकरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो राख है, राख की पहले की अवस्था है। इसलिए एसिडिटी वाला अगर खाकरा खाता है तो एसिडिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये हमने प्रूव किया और बात प्रैक्टिकली सही है। तो एक छोटा सा चार्ट है, हम भेज देंगे सबको, और ये कलेक्ट करना है आपको धनसुख भाई के पास या राजेश भाई के पास, या यहाँ राजेश भाई सोनी बैठे या मंजीत जी के पास से कलेक्ट करना है। उस चार्ट में सारी एनालिसिस है, क्या एसिडिक है क्या अल्कलाइन है। आपके लिए वो एक पेपर है सिंगल, लेकिन मेरे लिए वो 2 साल की मेहनत है। मैंने उसके पीछे 2 साल मेहनत की है और बनाया है एक पेपर। अगर आप उस पेपर को पढ़ेंगे, उसमें से अगर कुछ भी फॉलो करते हैं तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा। तो हम बात कर रहे थे लुईस पाश्चर की, याद है ना? तो हम अभी इतने आगे निकल गए हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत है। फीवर आता है ना, फीवर, तो चेक करने गए, टाइफाइड नहीं है, फ्लू नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो है क्या? वायरल। तो दवा क्या देने का? क्योंकि एलोपैथी की सिस्टम बड़ी सिंपल है कि मलेरिया की दवा अलग, टाइफाइड की दवा अलग, फ्लू की दवा अलग, क्योंकि वो उसी वायरस को पहचान के मार सकती है। मुसीबत है ना? तो 35 से 40 प्रकार के फीवर है, तो दवाई क्या देने का? तो बॉडी की सिस्टम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी की सिस्टम अगर आपकी ठीक है तो वो कोई भी वायरस को पहचान के उसको किल कर सकती है। तो उसको पहचान दिलाता कौन है? ये कंसेप्ट को हमने समझना है, पहचान के कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि एक
कंट्री बॉर्डर के ऊपर अटैक करती है, तो वहां जो सैनिक है उसके पास क्या पावर है कि अगर वो गोली चला सकते या एक छोटा मोटा रॉकेट लॉन्चर चला सकते, लेकिन बड़े डिसीजन तो हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में जब वायरस अटैक करता है तो हमारे वाइट सेल उसको किल करते हैं, लेकिन जब दुश्मन पावरफुल है तो वो उसको किल नहीं कर सकता है। उस वक्त हमारे बॉडी में टी हेल्पर सेल्स होते हैं, वो डिटेक्टिव जैसा काम करते हैं, वो पहचान लेते हैं कि दुश्मन पावरफुल है, लेकिन वो हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। कब? जब उसके पास एक तत्व है, ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व होना चाहिए। ट्रांसफर फैक्टर नाम का तत्व नहीं रहेगा बॉडी में, वो कहां से मिला है? माँ के दूध से मिला है। वो अगर खत्म हो चुका है तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। खत्म यानी वीक हो चुका है ऐसे कहेंगे, टोटली खत्म नहीं। उसका जो फोर्स है, जो 100% था, हम कहेंगे भी 30% बचा है या 50% फोर्स है, उसका पावर कम हो चुका है, तो एंटीबायोटिक हैवी लगेगी। ये ट्रांसफर फैक्टर के जरिए टी हेल्पर सेल्स हेडक्वार्टर को रिपोर्टिंग करते हैं कि दुश्मन बहुत पावरफुल है, कमांडो भेजो। तो वो क्या करता है, थाइमस ग्लैंड को ऑर्डर देता है टी किलर सेल्स प्रोड्यूस करने। ये किलर सेल्स बुलेट प्रूफ, फायर प्रूफ, तरह तरह के प्रूफ होते, कमांडो होते, सादी भाषा में मरते नहीं है, मारते हैं। ये सारे वायरस को किल कर देता है। उसके बाद अगेन ट्रांसफर फैक्टर के जरिए एक मैसेज आता है थाइमस ग्लैंड को सप्रेसर सेल्स प्रोड्यूस करने। सप्रेसर सेल्स उस किलर को न्यूट्रलाइज करता है और एक लड़ाई हम जीत जाते हैं। और ऐसी लड़ाई आपके बॉडी में चलती रहे तो कोई भी वायरस को आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, उसको आने दो, हम उसको मारते रहेंगे, क्योंकि हम लड़ाई में माहिर है, वायरस नहीं, हम माहिर है, हमारी सिस्टम स्ट्रांग है। तो इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, ये तीनों चीज हमें मिलती है, इसलिए कोई भी वायरस से लड़ सकते हैं और लड़ने की ताकत पैदा होती है। लेकिन अब इसमें एक दूसरी स्टोरी बनती है, वो ये है कि जब किलर सेल्स ने सारे वायरस को मार दिया और ट्रांसफर फैक्टर कम पड़ा, तो क्या होगा कि थाइमस ग्लैंड को सेकंड टाइम ऑर्डर नहीं आएगा सप्रेसर प्रोड्यूस करने, तो किलर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। वो किलर सेल्स बॉडी के यूजफुल सेल्स को मारेंगे और उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको मेडिकली ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घुटने की गादी घिस जाना, ब्रेन में डिजेनरेशन होना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, सेरिबेलम एट्रोफी, ऐसी सब बीमारी को, सोरियासिस, ये सब ऑटो इम्यून डिसीज है। वहाँ पे भी हमें वही ट्रांसफर फैक्टर चाहिए, इम्यूनोग्लोबिन चाहिए, इंटरफेरॉन चाहिए। तो इसके अंदर वो तीन तत्व अवेलेबल है जिससे ये होता है। इसके अलावा इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। आप लास्ट टू लास्ट संडे का अगर गुजरात समाचार लेते हैं तो उसमें बताया है कि एक रशियन साइंटिस्ट ने ये खोजा है कि लंग्स कैंसर के लिए जवाबदार तत्व है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मिलेगा कहां से। उन्होंने बताना चाहिए था कि ये धन्वंतरी के पास है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन ये धन्वंतरी का काउ कोलोस्ट्रोम, उसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है। इसके अंदर एक है एंजियोजेनस ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या है कि जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो अगर एंजियोजेनस फैक्टर ठीक से काम करता है तो नई ब्रांच निकलती है। क्या आप मानते हो कि बाईपास 100% सॉल्यूशन है? नहीं। चलिए मैं समझाता हूं। हमारे घर में बाथरूम में पानी जाने के लिए एक रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत प्लम्बर को बुला के दूसरे कोने में बनाते नहीं, बनाते हैं, उसी को ठीक करते। लेकिन समझो हम ज्यादा होशियार है, हमने दूसरा रास्ता बनाया, वो भी बंद होगा। क्यों? क्योंकि पहला रास्ता इसलिए बंद होता था, हमने जाली नहीं लगाई थी, इसलिए बाल जाते थे, साबुन के रैपर जाते थे, दूसरा कचरा जाता था, इसलिए ब्लॉक हो गया। अगर दूसरा रास्ता भी बनाया, अगर ये हैबिट जारी है तो वो भी बंद होगा। बाईपास यानी कि पैर की आर्टरी निकालकर या हाथ में से निकालकर या चेस्ट में से निकालकर एक नया रास्ता बनाया जाता है। वो रास्ता बनाया, लेकिन अंदर ब्लॉकेज डेवलप करने की प्रक्रिया को वो रास्ता नहीं रोकता है, अंदर वो प्रक्रिया जारी है, तो फिर से ब्लॉक होगा। तो यहाँ इसके अंदर एंजियोजेनस ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ये सारे तत्व जो है उसको रिपेयर करता है। लेकिन परफेक्ट सॉल्यूशन के लिए धन्वंतरी ने इसके साथ ब्लॉकेज के लिए स्पेशली एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। वो है सेकंड प्रोडक्ट, उसका नाम है सुवेद। तो सुबह में 2 कोलेस्ट्रॉम और 1 सुवेद, शाम को 2 कोलेस्ट्रॉम
रात को 2 कोलेस्ट्रॉम 1 सुवेद, ऐसा लेने से ब्लॉकेज ओपन होता है। हमारे पास उसका एग्जाम्पल है एंजियोग्राफी बिफोर एंड आफ्टर, 21 दिन बाद उसका ब्लॉकेज खुल गया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे किस्से हैं जिसको क्या कहते हैं क्लिनिकल रिपोर्ट। एक आदमी अगर 4.5 लाख खर्चा करने जा रहा है तो उसके बदले में 3-4 हजार खर्चा करना पसंद करेगा कि नहीं करेगा? और ये करके नुकसान कुछ नहीं है, नो साइड इफेक्ट। तो ऐसा ये अद्भुत प्रोडक्ट है। तो इस तरह हमने देखा कि ये कोलेस्ट्रॉम एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर 90 इंग्रेडिएंट है, जिसमें कि कुछ इंग्रेडिएंट की हमने बात की। इसके अंदर लेप्टिन नाम का एक तत्व है जो बॉडी के आकार प्रकार को मेंटेन करता है। पतला है तो उसका वेट गेन होगा, मोटा नहीं होगा, वेट गेन होगा, क्योंकि पतला आदमी का मस्तिष्क डेवलप नहीं है। और मोटा आदमी फैट के कारण मोटा है, उसका फैट कम होगा, लेप्टिन नाम का जो तत्व है। तो इस तरह इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बॉडी में चेंज लाते हैं। अभी मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात कर दी सुवेद, अब तीसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, इस मंथ में ही होने वाला है। उसका नाम है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पॉलीफिनॉल। आपने सुना होगा ग्रीन टी। ग्रीन टी क्या है पहले मैं समझा दूं। चाय की पत्ती, ग्रीन टी किसे कहते हैं? सुबह 2:30 बजे छोटी छोटी कोमल पत्ती चुन ली जाती है और उसको सूरज उगने के पहले प्रोसेस कर दी जाती है स्पेशल टेक्निक से, और ग्रीन टी मिलती है। छोटी छोटी डब्बी आती है, 250-300 रुपए की ग्रीन टी के पत्ते होते हैं। वैसे ग्रीन टी के पत्ते की 50 से 80 कप चाय पियोगे तो जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट एक कैप्सूल से होता है, पॉलीफिनॉल की एक कैप्सूल से होता है, क्योंकि उसमें दूसरे बेमतलब के तत्व है। यहां ओनली पॉलीफिनॉल प्योर फॉर्म में दिया जाता है। 80% पॉलीफिनॉल है इसके अंदर, वैसे तो 93% है, लेकिन क्या है अलग अलग बैच के हिसाब से वेरिएशन हो सकता है। तो 80% श्योर पॉलीफिनॉल। ये पॉलीफिनॉल क्या करता है? पॉलीफिनॉल का सबसे बड़ा काम है कि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से चर्बी पिघलनी शुरू होती है। अगर कोई इसको 2-2 गोली 3 बार खाता है तो मध्य प्रदेश जो है, जिसको पेट कहते हैं, ये अंदर जाना शुरू होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मध्य प्रदेश का है। कोई मोटा नहीं है तो भी मध्य प्रदेश तो है। इंडिया के नक्शे में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है और बॉडी के नक्शे में बड़ा हो जाएगा तो प्रॉब्लम यहां होगा, वहां पे भी बड़ा प्रॉब्लम है मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश को भी कम करता है। जैसे ही कोई इसको लेना शुरू करेगा तो उसको लगेगा कि 1-2 इंच अंदर चला गया विद इन अ वीक। लेकिन इसमें एक समझदारी का काम होता है। हर इंसान ने अपने बॉडी को जज करना पड़ता है इस कैप्सूल को लेने के पहले। क्यों जज करना है? कि आपकी बॉडी कितना डोज पॉलीफिनॉल का एक्सेप्ट करती है। तो इसके लिए मैं कहूँगा जोश में काम नहीं लेना है, समझदारी से काम लेना है। पहले 1 ही गोली खाइए पहले दिन, दूसरे दिन 2 खा के देखिए, तीसरे दिन 3 खा के देखिए एक बार। आपको लगता है ठीक है तो फिर खानी है 2-2 गोली 3 बार, रियल रिजल्ट के लिए। रियल रिजल्ट के लिए 15 दिन पहले हमने 103 किलो के आदमी को ये प्रोडक्ट दिया था। भरत भाई शाह जो है, जो आए थे, उनको दिया। 2-2 गोली 3 बार सजेस्ट की। उनकी 1 बोतल खत्म हो गई। मैं जब सुबह यहाँ पहुंचा तब उनका कॉल था दूसरी बोतल के लिए। वो मंगलवार को आएंगे मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे। मैं मेजरमेंट चेक करूंगा और वेट चेक करूंगा और आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी उनकी। तो ये पेट कम कर देता है, फैट डिसॉल्व करता है। एक आदमी मोटा क्यों होता है? एक आदमी मोटा हो जाता है तो क्या हो जाता है? स्टमक हिप एंड थाई बढ़ जाता है, वही तो मोटापा है। अगर स्टमक हिप एंड थाई घटता है तो आदमी पतला दिखता है कि नहीं? तो ये घटना चाहिए। अब घटेगा कब? पहली बात, मेटाबॉलिज्म बढ़ना चाहिए जो ये पॉलीफिनॉल से बढ़ता है। दूसरा काम, लिवर फंक्शन सेट होना चाहिए। शुगर लेवल जब फ्लक्चुएट होती है तो इंसान को खाने की डिजायर पैदा होती है, बार बार भूख लगती है, ओवर ईटिंग करता है। एक छोटा बच्चा है ना, तीसरी चीज क्या है? सिग्नल। दूसरा है लिवर फंक्शन, तीसरा है सिग्नल। हमारे बॉडी में एक सिग्नल सिस्टम है। वो सिग्नल क्या करता है? कभी ब्रेक लगानी। एक छोटे बच्चे को अच्छे से अच्छा खाना दो, एक लिमिट के बाद वो छोड़ देगा, खाएगा नहीं। लेकिन इंसान क्या करता है? बड़ा हो जाता है, खाते रहता है, ओवर ईटिंग। एनिमल को भी अच्छे से अच्छा खाना दो, एक लिमिट के बाद छोड़ देगा। हमारे अंदर ब्रेक फेल हो चुकी है।
कहाँ ब्रेक मारना यही नहीं पता चलता है, खाए जा रहे। शादी में गए 5 गुलाब जामुन खा लिए, क्यों ऐसा भाई? घर पे तो लाते ही 10 मिलजुल के 1-1 2-2 खाने का। कुछ गड़बड़ है, रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं, बात ये नहीं है मुफ्त में मिलता है, बात नहीं है। ये एक कारण है माया देवी। हम सारे वो काम करते हैं जिससे बॉडी को नुकसान हो, जिसको कहेंगे माया देवी। कर्म वही कराता है, इसमें लालच कोई बात नहीं है। सारा खेल कर्म का है। कर्म वही काम कराएगा आपसे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा करना बड़ा कठिन है, बुरा करना बड़ा सिंपल है। अच्छे बनने के लिए मेहनत है, बुरे बनने के लिए कोई मेहनत है क्या? कुछ नहीं। आप निकल जाओ, किसी को 2 चाटा मारो, 2 मिनट में बुरा बन गया, उसके बाद अच्छा बन के बताओ उस आदमी के साथ। पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। दरार जिंदगी भर है, ग्लास टूट जाए फिर जोड़ लो किसी भी चीज से, लेकिन वो तो दिखेगा ही लकीर, ऐसी बात है। इसलिए टूटा हुआ दिल वापस जोड़ता नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, वैसी बात है। इसलिए दिल तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करो लाइफ में, लोगों से मेल बढ़ाना है। तो ये प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, सिग्नल सिस्टम सेट करता है, लिवर फंक्शन सेट करता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसरस, एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही पावरफुल है। इसके बारे में और डिटेल हम आगे देखेंगे। एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका नाम है HT। उसको चाय की तरह बना के पीना है। पीने का तरीका है कि एकदम उबलता हुआ पानी लो, उसमें डिप करो उसको, और उसके बाद छान के उसको पीना है सुबह में और शाम को 1-1 कप। लिप्स से अनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी बीमारी उससे क्लियर होती है। सारा खेल तो इसी का है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गोट मिल्क सोप, यानी बकरी के दूध का साबुन, जो स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है। इंडिया में आज तक किसी कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। बकरी को कभी ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। और इसके बाद एक नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है, इसके बारे में 2 मिनट में कहना चाहूँगा। हमारे बॉडी वेट का 40% वेट प्रोटीन का है। एक नॉर्मल इंसान को कितना प्रोटीन चाहिए? 1 kg बॉडी वेट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 48 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 48 ग्राम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो प्रोटीन के सोर्स क्या है? दाल। अगर दाल से प्रोटीन लेना चाहो तो 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू मैं समझाता हूँ कि 100 ग्राम दाल में अगर 60% प्रोटीन है तो उसका 47% डाइजेस्ट होता है। दाल की बायोलॉजिकल वैल्यू 47% है, इसलिए 200 ग्राम दाल खाओगे तब काम बनेगा। सोया की बायोलॉजिकल वैल्यू 70 है, मीट की 80 है, एग वाइट की 93 है, और ये सारे एसिडिक प्रोटीन है। इसलिए ज्यादा खाओगे, 200 ग्राम दाल खाओगे, किडनी फेल हो जाएगी। लेकिन वे प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू 103 है, क्योंकि बॉडी के नाइट्रोजन को भी वो प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये अल्कलाइन है, किडनी पेशेंट भी ले सकता है इसको। ऐसा ही अद्भुत है, क्योंकि बॉडी के सेल्स प्रोटीन से बने हैं, बाल स्किन प्रोटीन से बना है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत प्रोटीन की है। ये वे प्रोटीन लेने से बॉडी में ये डाइजेस्ट होने का एक तत्व उत्पन्न होता है, उसका नाम है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन में वो ताकत होती है जो एंटी कैंसरस है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है। वो कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करता है, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो चिपकने नहीं देगा। ऐसी बहुत सारी उसमें बात है, हम लोग आगे कभी देखेंगे। तो हमने इस तरह देखा कि धन्वंतरी के जरिए हमें ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग और डिटेल में बारी बारी बात करते जाएंगे। आज हमने पहले प्रोडक्ट के बारे में डिटेल देखा, बाकी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें की है। अब हम सेकंड सेशन शुरू करेंगे 2 मिनट में। चलिए, सबको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा वापिस। आ गए सारे? चलो, सेकंड सेशन है। अब हम ये लगाना, हाँ ये लगाना है। वो लोगों ने पहले सेशन में ये देखा कि प्रोडक्ट कैसे है, कितने इफेक्टिव है, प्रोडक्ट की जानकारी ली। अब हम लोग दूसरे सेशन में ये जानकारी लेने वाले हैं कि हम लोग किस तरह इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें और किस तरह इसका उपयोग करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। पहले हमने बात की हेल्थ की, अब बात करेंगे वेल्थ की।
हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, ऐसा बोलना ठीक लगता है, या वेल्थ प्लस हेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस? पहला वाला ठीक है, पहला वाला ठीक। तो पहले वाले में पहले हेल्थ आती है, बाद में वेल्थ आती है। तो हमने पहले हेल्थ की बात की, अब वेल्थ की बात करेंगे। तो वेल्थ की बात करने के पहले, एक इंसान ने जिंदगी में पैसा कमाना है तो कमाने के लिए अपने अंदर पहले कुछ क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं, क्वालिफाइड होते हैं तो कुछ करते हैं, तो हर काम के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। जब तक क्वालिफिकेशन नहीं है हम लोग पैसा नहीं कमा सकते। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है इस बिजनेस में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। हमें पहला गुण ये डेवलप करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल, बहना सीखो बहस बंद करो। बहना सीखो बहस बंद करो। क्या मतलब है इसका? समझेंगे तो ये प्रिंसिपल बहुत काम का है। होता क्या है कि जब कोई आदमी बोलता है तो हम उसके साथ बहस करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त 97 में फॉरेन जाके आया और वहाँ से आने के बाद उसने सारी कहानी शुरू कर दी। वहाँ के रोड ऐसे, टायर ऐसे, सिग्नल ऐसे, बिल्डिंग ऐसी, लोग ऐसे, ऑफिस ऐसी, सब कहानी ग्रुप में। तो दूसरे लोग उसको समझाते थे कि यार रॉ मटेरियल ठीक नहीं होता है, लोग ठीक से नहीं चलते हैं, गाड़ी ठीक नहीं चलाते, सारी बातें। तो उसको अपनी बात कहने का और जोश आता था। एक दिन वो और मैं अकेले थे। उसने कहा वहाँ के रोड बहुत अच्छे। मैंने कहा तेरी बात सही है। वहाँ की गाड़ी बहुत अच्छी है, तेरी बात सही है, सब सही है, क्योंकि उसने देखा है, वो बोल रहा है, सच बोल रहा है। रही बात यहाँ की, वो भी यहाँ का है, उसको यहाँ की परिस्थिति पता है। मैं अगर उससे कोई आर्ग्यूमेंट बेकार में करता हूँ तो कोई मतलब नहीं है, 2 मिनट में सब्जेक्ट खत्म। इसी दोस्त के साथ एक जगह मैं डिनर पे गया था। एक अंकल है हमारे, तो हम लोग पहुंच गए जल्दी, और भी लोग आने वाले थे। तो अंकल ने कहा ठीक है, अभी आप तब तक गुलाब जामुन चखो, हमारे यहाँ गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते, हाथ से बनाए हुए। और आपको पता है हाथ से बनता है तो साइज छोटी बड़ी होती है। तो एक प्लेट में 2 गुलाब जामुन दिए। मैंने कहा